हमने पिछले कई सालों में साइबर वॉरफेयर के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन इस शब्द को लेकर आज भी काफी लोग पूरी तरह से सतर्क नहीं हैं। कई लोगों को लगता है कि फेसबुक आईडी हैक करना या फिर बैंक से पैसे उड़ा लेना साइबर वॉरफेयर है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब साइबर क्राइम्स हैं। जैसे हमारी दुनिया में वॉर या युद्ध एक क्राइम से काफी बड़ा होता है, उसी तरह साइबर वॉरफेयर भी साइबर क्राइम से ज्यादा खतरनाक है और चाहे तो पूरे के पूरे देश या फिर पूरी दुनिया को ही उसके घुटनों पर ला सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे साइबर अटैक्स किए जाते हैं, तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साइबर वॉरफेयर के यूं तो कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं उस अटैक की तरफ जिसे इस दुनिया का पहला बड़ा साइबर अटैक माना जाता रहा है। दुनिया भर में जब इंटरनेट का प्रचार बढ़ गया था और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, तब कुछ कंप्यूटर इंजीनियर्स ने ये देखा कि इन सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारी कमजोरियां हैं जिनका इस्तेमाल करके इनके कोड्स को बदला जा सकता है या फिर इनकी मदद से मेन कंप्यूटर में भी घुसा जा सकता है। इसे ही हमने बेसिकली हैकिंग कहा था। इसके बाद बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे बग्स को ढूंढ कर इंटरनेट पर डाल देते थे ताकि ये कंपनीज इन्हें ठीक कर दे। इसके बाद आई डिफेंस नाम की एक कंपनी अमेरिका में आई, जिन्होंने इन इंजीनियर्स से कहा कि वो ये डिटेल्स इंटरनेट पर डालने के बजाय उन्हें भेज दें, जिसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाने लगे। और फिर आई डिफेंस इन बग्स को मेजर सॉफ्टवेयर कंपनीज को रिपोर्ट करती थी। यानी बग्स को ढूंढना और रिपोर्ट करना खुद ही एक बिजनेस बन गया था। इस बिजनेस में इसके बाद एंट्री हुई अमेरिका की मिलिट्री की, जिन्होंने आई डिफेंस से कहा कि वो इन बग्स को उन्हें बेच दे। मिलिट्री का मकसद इन बग्स को ठीक करना नहीं, बल्कि इन बग्स का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों के अंदर घुसने का था। यहीं से सारी परेशानी की शुरुआत हुई। आई डिफेंस ने यूएस मिलिट्री के साथ काम करने से मना कर दिया, लेकिन यूएस मिलिट्री ने फिर कुछ दूसरी कंपनीज को फंड देना शुरू किया और वो खुद भी इस फील्ड में कूद पड़े। इसका अंजाम हमें कई सालों बाद पता चला, जब बेलारूस की एक कंपनी वायरस ब्लॉक अड्डा को एक अजीब सी रिक्वेस्ट मिली। वायरस ब्लॉक अड्डा उस वक्त ईरान की सरकार को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कर रही थी। उन्हें पता चला कि ईरान के कई सारे कंप्यूटर्स अपने आप ही चलते चलते बंद हो जाते हैं। पहले उन्हें लगा कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है और उन्होंने अपने कंप्यूटर्स में विंडोज को फिर से इंस्टॉल करके देखा, लेकिन जब इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वायरस ब्लॉक अड्डा ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस पर जांच करनी शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि ये सब एक वायरस की वजह से हो रहा है, जिसके फैलने का तरीका बहुत आसान है। कोई एक यूएसबी या पेन ड्राइव को कंप्यूटर में प्लग करता है और फिर उस कंप्यूटर और उससे जुड़ी सभी कंप्यूटर्स, वाईफाई नेटवर्क्स और बाकी कनेक्टेड डिवाइसेस में भी ये वायरस चला जाता है और इस तरह फैलता हुआ ये वायरस ईरान के 58% कंप्यूटर्स में फैल चुका है और इस वायरस का नाम था स्टक्सनेट। 58% कंप्यूटर्स का मतलब था कि वायरस आधे से ज्यादा ईरान का काम रोक सकता था, लेकिन इस वायरस ने ऐसा नहीं किया। इस वायरस का मकसद कुछ और ही करने का था। ईरान की राजधानी से दूर एक बहुत ही दूर दराज इलाके में थी नेटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था। ये जगह इतनी ज्यादा आइसोलेटेड थी कि अथॉरिटीज को शक है कि स्टक्सनेट वायरस को कोई एम्प्लॉय 2009 में यहाँ एक यूएसबी में ही लेकर आया था, जिसके बाद ये पूरी फैसिलिटी में फैल गई। इस फैसिलिटी में एक अंडरग्राउंड रूम था जहां पर ऑटोमेटेड मशीन्स यूरेनियम को प्यूरिफाई करके यूरेनियम 235 के आइसोटोप्स बना रही थी, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिकल कंट्रोल सिस्टम था जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। इस वायरस ने पहले फैसिलिटी के कंप्यूटर्स में एंट्री ली और फिर किसी तरह इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के प्रोग्रामेबल लॉजिक कोड्स को चेंज किया और इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कंट्रोल्स हाथ में लेने के बाद यहाँ पर जो मशीन्स तेजी से घूमकर यूरेनियम को प्यूरिफाई कर रही थी, उन्होंने उन्हें अलग अलग स्पीड्स में घुमाना शुरू कर दिया। कभी वो तेज हो जाते तो कभी स्लो, पर फैसिलिटी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह दिख रहा था कि सब नॉर्मल है। स्पीड में आई इस वेरिएशन के कारण अंदर के सभी मशीन्स खराब हो गईं और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। जांच में पता लगा कि इस तरह का वायरस किसी एक इंसान या एक ग्रुप के लिए बनाना बहुत मुश्किल है, तो जरूर इसमें किसी देश का हाथ है और शक सीधा ही इजराइल और अमेरिका पर गया। बाद में अमेरिकन मिलिट्री और एनएसए को एक्सपोज करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने बताया कि ये वायरस अमेरिकन ने ही बनाया था। एडवर्ड स्नोडेन ने कई और चीजें भी बताई। एडवर्ड स्नोडेन के मुताबिक जब वो एनएसए के लिए काम कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एनएसए के पास इतनी पावर है कि वो अपने देश के हर एक इंसान की जासूसी कर सकते हैं।
स्नोडेन खुद बताते हैं कि उन्होंने एनएसए ऑफिसर्स को लोगों के आईफोन्स में घुसकर उनकी पर्सनल फोटोज देखने से लेकर उनकी चैट्स तक पढ़ते हुए देखा है। स्नोडेन कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फोन ऑन है या स्विच्ड ऑफ है, एनएसए चाहे तो उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। ये बात सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के अलावा बहुत से देशों ने भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और इन टेक्नोलॉजीज के लिए खरीदार भी मौजूद हैं। अगर हम चीन या नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की बात करें तो यहाँ की सरकारों को अपने नागरिकों पर पूरा कंट्रोल चाहिए, जिसके लिए वो उनकी जासूसी इन्हीं तरीकों से करते हैं। जब नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन को एक फिल्म में दिखाया गया था, तब नॉर्थ कोरिया ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन फिर भी सोनी ने इस फिल्म को रिलीज किया और जवाब में नॉर्थ कोरिया ने सोनी के पूरे नेटवर्क को हैक कर लिया, उनकी सभी डिटेल्स पब्लिक में लीक कर दी। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए हमले के बाद ईरान ने भी एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कई सारे अमेरिकी बैंक्स का निशाना बनाया था। फिर से नॉर्थ कोरिया पर लौटे तो वहां के हैकर्स तो इतने ज्यादा ट्रेंड हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के रिजर्व बैंक से उनका सारा फॉरेन रिजर्व उड़ा लिया था, जिससे कि देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला था। भारत से भी इस तरह की खबरें आती रहती हैं। एक तरफ तो हम अपनी साइबर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। हाल ही में हमें पता चला कि भारत सरकार इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है, जो किसी के भी फोन को बिना किसी लिंक पर क्लिक किए या फिर कोई वायरस से भरी फाइल शेयर किए हुए हैक कर सकता है। इसके बाद ये खबर भी आई कि पेगासस के थ्रू भारत के कई सारे नेताओं, बिजनेसमैन और कोर्ट के जजेस की जासूसी की जा रही है। अगर देखा जाए तो यही तीनों लोग हैं जिन्हें आप कंट्रोल करना चाहेंगे। नेता कंट्रोल में रहे तो आप अपने फेवर में पॉलिसी बनवा सकते हैं, बिजनेसमैन रहेंगे तो पैसा आपके पास रहेगा, और जजेस को ब्लैकमेल करने से आप ज्यादातर लीगल बैटल जीत सकते हैं। अभी तो पेगासस के बारे में ये पता चला कि भारत सरकार ने इसे खरीदा है, पर कल को क्या चीन या पाकिस्तान इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता? और तब क्या होगा जब हमें पता चलेगा कि शायद वो ऑलरेडी इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्या कुछ सालों बाद साइबरवेयर असली जंग की जगह ले लेगा? और क्या वर्ल्ड वॉर 3 कंप्यूटर पर लड़ी जाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।